नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज, जिसमें हम परीक्षा वाणी के आगे वाला जो चैप्टर है संक्षिप्त अवलोकन का, उस पूरे चैप्टर को सीरियल वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जो आपको वन लाइनर्स वहाँ पर दिए गए हैं उनको प्रश्नों के रूप में यहाँ पर कवर करते हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। ये हमारी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज की 9वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी तक हमने 8 पार्ट्स में 400 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम भौगोलिक से संबंधित प्रश्नों को कवर कर रहे थे। आज आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नदी तंत्र के प्रश्नों में हम एंटर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को भूकंप दृष्टि से किन जोन में रखा गया है। देखिए, पूरे देश को 5 भूकंप जोन में बांटा गया है। उत्तराखंड को जोन 4, जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। जोन 4 में जो आने वाले हमारे प्रमुख जनपद हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आपका देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये सारे शामिल हैं। जबकि जो जोन 5 है, जहां पर ज्यादा खतरा है भूकंप आने का, उसमें आपका रुद्रप्रयाग है, चमोली है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ इसमें शामिल हैं। ठीक है, उत्तराखंड में भूकंप आने का कारण क्या है? तो राज्य में भूकंप आते रहते हैं, निरंतर वर्षों में आते रहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था किस वजह से आते हैं। तो राज्य में भूकंप आने का कारण प्लेटों की गतिशीलता और इस क्षेत्र में भ्रंश रेखाओं की उपस्थिति है। सही आंसर हो जाएगा प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे हम शॉर्ट में एमसीटी कहते हैं, यह रेखा किस क्षेत्र के बीच से होकर गुजरती है? तो जो एमसीटी है आपकी, यह वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। जैसे हमने भूगोल वाली जो हमारे क्वेश्चंस थे उनमें भी देखा था, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। एक आपकी है वृहत हिमालय, वृहत हिमालय के बाद आपका मध्य हिमालय पड़ता है, और उसके बाद आपका शिवालिक की श्रेणियां पड़ती हैं। ठीक है, जिसे बाही हिमालय भी कहते हैं। वृहत हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, और मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। इनके बीच में कौन सी रेखाएं पाई जाती हैं, कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, वो क्वेश्चन बनता है। वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एमसीटी पाई जाती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में एमबीएफ पाई जाती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्वेश्चन दोनों रेखाओं को लेकर पूछा गया है, आपने याद करना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, टिहरी बांध के नीचे से कौन सी रेखा गुजरती है, एमसीटी या एमबीएफ? तो टिहरी बांध के नीचे से यही रेखा गुजरती है, एमसीटी। इसीलिए विरोध हुआ था टिहरी बांध के निर्माण का, क्योंकि यहां से भ्रंश रेखाएं गुजर रही हैं, ज्यादा खतरा है यहां पर भूकंप आने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य में किन स्थानों पर भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो भूकंप मापी स्टेशन ये बनाए गए हैं 3 स्थानों पर, देहरादून में, टिहरी में और चमोली के गरुड़ गंगा नामक स्थान पर। ठीक है, राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो राज्य को सबसे ज्यादा जो आपदा प्रभावित करती है वो भूस्खलन की करती है, और साथ में आपका बाढ़ की आपदा। ठीक है, राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन और बाढ़ कब आई थी? तो यह आपदा कब आई थी? राज्य के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इसे माना जाता है, सबसे बड़ा भूस्खलन और बाढ़ माना जाता है, जो जून 2013 में आई थी, केदारनाथ आपदा। ठीक है, 16-17 जून को यह आपदा आई थी। किस नदी की वजह से आई थी, किस नदी में बाढ़ आने की वजह से केदारनाथ आपदा आई थी? तब आप कहेंगे मंदाकिनी नदी। ठीक है, अगला है, 2013 की आपदा के लिए सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो राहत कार्य के लिए सेना के द्वारा 2013 में ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था। ठीक है, जो जून आपदा आई थी 2013 में, जून के महीने में केदारनाथ आपदा, उसमें राहत कार्य वाले ऑपरेशन का नाम क्या था सेना के द्वारा जो चलाया गया? सूर्य होप। ठीक है, एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? तो 2013 की आपदा के बाद राज्य में जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती है, उसी के तर्ज पर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का गठन किया गया, एसडीआरएफ का गठन किया गया था। 2013 इसका सही आंसर होगा।
अगर आपसे डेट सहित एसडीआरएफ की स्थापना पूछी जाए तब आपने 9 अक्टूबर 2013 को कहना है। मंजूरी इसे जुलाई में मिल गई थी, सरकार ने घोषणा कर दी थी और मंजूरी भी मिल गई थी 21 जुलाई 2013 को, लेकिन जो इसका गठन हुआ है वो 9 अक्टूबर 2013 को हुआ। अगर आपसे पूछेगा एसडीआरएफ अपना गठन किस दिवस को मनाती है, स्थापना दिवस के तौर पर किस दिन को मनाती है, 9 अक्टूबर को ही मानती है। ठीक है। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरे राज्य को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया? तो राज्य में आपदाओं से निपटने के लिए किस मॉडल को अपनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया मॉडल को अपनाया जाता है। राज्य में किस वर्ष से प्रति वर्ष को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहां पर तिथि को लिखना 25 मई। हर साल उत्तराखंड में 25 मई को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह शुरुआत 2017 से हुई है। ठीक है। चलिए अब हमारे नदी से संबंधित प्रश्न यहां पर आने लगेंगे। कुछ दिन पहले हमने पूरे नदी तंत्र के एमसीक्यूज को कवर किया था और अच्छा रिवीजन आपका यहां पर हो जाएगा। राज्य की सर्वाधिक लंबी 4 नदियां कौन सी हैं? तो उत्तराखंड की 4 सबसे बड़ी नदी, पहली है काली नदी जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। फिर आती है भागीरथी 205 किलोमीटर, फिर आपकी अलकनंदा 195 किलोमीटर और फिर कोसी नदी टॉप 4 में आती है 168 किलोमीटर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है टनकपुर के बाद काली नदी का नाम क्या होता है? तो देखिए जो काली नदी है इसे ही शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। टनकपुर के बाद ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है और नेपाल में शारदा के नाम से जानी जाती है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, जल प्रवाह वाली और प्रवाह पथ वाली। तो सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली जो नदी है वो अलकनंदा है और सबसे ज्यादा प्रवाह पथ वाली जो नदी है, जो सबसे लंबी नदी है, वो काली नदी है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम और लंबाई क्या है? तो जो गंगा नदी है आपके गंगोत्री के गौमुख नामक जगह से निकलती है। गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है और यह भागीरथी के नाम से बहती है। ठीक है। देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई की बात करें तो वो 195 किलोमीटर है। देवप्रयाग में यही दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और उसके बाद जो नदी मिलती है उसे ही हम कहते हैं गंगा नदी। ठीक है। देवप्रयाग से राज्य सीमा तक गंगा का नाम और लंबाई कितनी है? तो गौमुख जहां से भागीरथी आ रही है वहां से देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम के बाद राज्य की सीमा तक यह गंगा नाम से बहती है और इसका जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है। ठीक है। ऋषिकेश में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो ऋषिकेश में गंगा के साथ चंद्रभागा नदी संगम करती है। क्वेश्चन पेपर में बना था कि ऋषिकेश किस नदी के तट पर है, तो आप चंद्रभागा को टिक करेंगे। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 में घोषित किया गया। डेट सहित यह क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। गंगा को लेकर के कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, जैसे गंगा नदी को लेकर के गंगा एक्शन प्लान जो था, जीएपी हम जिसे कहते हैं, इसकी शुरुआत कब और कहां से करी गई? तो जीएपी की शुरुआत 1985 में वाराणसी से इसकी शुरुआत करते हैं, उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, स्पर्श गंगा अभियान, इसकी शुरुआत कब करी गई? स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को शुरू किया गया था। ठीक है। स्पर्श गंगा अभियान, इसीलिए हर साल 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमामि गंगे अभियान की बात करें, इसे कब शुरू किया गया? इसे शुरू किया गया 7 जुलाई 2016 हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस नदी घाटी को राज्य की धान का कटोरा कहा जाता है? तो राज्य में धान का कटोरा कोसी नदी घाटी को कहते हैं। ठीक है। कोसी नदी की अगर हम बात करते हैं, कोसी नदी को पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में इसे कौशिकी नदी कहा गया है। ठीक है।
कोसिला नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस नदी के आसपास का जो इलाका है काफी ज्यादा उपजाऊ इलाका है, जिस वजह से इसे धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, किस किस जनपदों में बहती है कोसी नदी? कोसी नदी आपके अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहती है। टोटल लंबाई 168 किलोमीटर है। जो उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर है, वहां से ये राज्य से बाहर चली जाती है और यूपी में जाकर ये रामगंगा से संगम कर लेती है। नेक्स्ट है, पुराणों में किन नदियों को सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है? तो सप्त समुद्री स्रोत में कौन सी 7 नदियों को शामिल किया गया है? इसमें आपकी राज्य से भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौली गंगा, नयार और पिंडर नदी को शामिल किया गया है। कितनी नदियां हैं? 7 नदियां हैं, जिसमें भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी 4 ये हो गई। इसके बाद नयार, धौली और पिंडर। राज्य के सबसे पश्चिमी और पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? सबसे पश्चिमी भाग में आपका देहरादून पड़ गया और उधर हिमाचल के साथ सीमा रेखा बनाते आती है टोंस और उसके साथ आती है यमुना। तो सबसे पश्चिम में बह रही हैं यमुना और टोंस। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है हमारा पिथौरागढ़ और नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हुए आती है काली नदी। तो सबसे पश्चिमी की साइड हमारी टोंस यमुना बहती है और सबसे पूर्वी तरफ हमारी काली नदी बहती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? यह जो बॉर्डर है हमारा पश्चिमी बॉर्डर है, यह टोंस और यमुना के द्वारा बनाया गया है। अगर आपको दोनों में से एक नदी चुनने का विकल्प हो तो आप टोंस को चुनेंगे। ठीक है, टोंस की शुपिन शाखा कहां से निकलती है? देखिए, जो टोंस नदी है यह 2 शाखाओं से मिलकर बनी है। एक आपकी सुपिन शाखा और एक आपकी रुपिन शाखा। ठीक है, जो सुपिन है यह उत्तरकाशी में जो स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर है बंदरपूंछ शिखर पर, वहां से निकलती है। और जो रुपिन शाखा है वह हिमाचल प्रदेश के डोडरा कुआर से आती है। ठीक है, इन दोनों नदियों का जो संगम होता है उत्तरकाशी के नेटवाड़ में, इन दोनों का संगम होता है। ठीक है, रुपिन और सुपिन का। और उसके बाद ये टोंस नदी के नाम से आगे बहती हैं। क्वेश्चन आता है उत्तरकाशी के नेटवाड़ में जो नेटवाड़ी जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर है? तो आप कहेंगे टोंस नदी पर है। उसी नेटवाड़ क्षेत्र में इन दोनों शाखाओं का संगम होता है। जो टोंस नदी है यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना से 2.5 गुना ज्यादा जल ये लेकर आती है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें टोंस नदी की, इसकी टोटल लंबाई 148 किलोमीटर है। यमुना के साथ यह कहां पर संगम करती है? तो कालसी और डाक पत्थर के बीच में यह यमुना के साथ संगम कर लेती है। नेक्स्ट है, राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? नदी घाटी का क्षेत्रफल यानी जो नदी का बेसिन क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा किसका है? राज्य में सबसे ज्यादा नदी घाटी क्षेत्रफल काली नदी का है। ठीक है, जिसका बेसिन क्षेत्र है लगभग 11,400 किलोमीटर के करीब है काली नदी का। ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर किसका है? दूसरे नंबर पर अलकनंदा का आता है, जिसका जो बेसिन क्षेत्र है 10,900 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, तीसरे नंबर पर भागीरथी आती है 7800 लगभग किलोमीटर के साथ। ठीक है, ये 3 नदियां हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। लंबाई में काली सबसे ज्यादा है, बेसिन क्षेत्र में भी काली सबसे ज्यादा है। उसी प्रकार नंबर 2 पे अलकनंदा और फिर आपकी भागीरथी। नेक्स्ट है, यमुना और टोंस नदी का संगम कहां पर होता है? तो यमुना और टोंस इनका संगम डाकपत्थर और कालसी के मध्य में होता है, देहरादून के अंदर होता है। ठीक है, गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, गौमुख नामक जगह से निकलती है। और आपको बताना है इसके समीप शुरुआत में भागीरथी से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। शुरुआत में भागीरथी में रुद्रगंगा, केदार गंगा और जानवी नदी, जिसे जाड़ गंगा कहते हैं, ये नदियां आकर भागीरथी में मिल जाती हैं। अगर हम रुद्रगंगा की बात करें, रुद्रगंगा आपके गौमुख के समीप ही जो रुद्रगेरा ग्लेशियर है वहां से निकलती है। अगर हम केदार गंगा की बात करें तो गंगोत्री जो धाम है वहां पर यह भागीरथी से संगम करती है। और जानवी या जाड़ गंगा की बात करें तो उत्तरकाशी में जो भैरव घाटी है वहां पर यह भागीरथी से संगम करती है। इस नदी को लेकर के बहुत बार सवाल आया है, 2 क्वेश्चन, कहां पर मिलती है और कहां से आती है। यह नदी आपके थामला दर्रे से निकलती है, जाड़ गंगा, और उत्तरकाशी में जो भैरव घाटी है वहां पर संगम कर लेती है भागीरथी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भागीरथी में उत्तरकाशी में गंगोरी के निकट कौन सी नदी मिलती है?
तो उत्तरकाशी में गंगौरी नामक जगह पर भागीरथी में असीम गंगा नदी आकर मिल जाती है। असीम गंगा नदी प्रसिद्ध जो ताल है डोडी ताल, वहां से निकलती है। ठीक है, भिलंगना नदी कहां से निकलती है? अब आपको अच्छे से याद होगा, भिलंगना नदी आपके खतलिंग ग्लेशियर से आती है, टिहरी से आती है। ठीक है, भिलंगना नदी। भिलंगना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां पेपर में पूछी गई थी। इसकी सहायक नदी है मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और बाल गंगा। इस चारों किसकी सहायक नदियां हैं? भिलंगना की सहायक नदी है। भिलंगना किसकी सहायक नदी है? भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है। भिलंगना और भागीरथी का संगम कहां पर होता है? इन दोनों का संगम गणेश प्रयाग में होता है। गणेश प्रयाग यानी पुराना टिहरी, इसको याद करना है। ठीक है, जो टिहरी बांध बना हुआ है वो इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। भिलंगना की लंबाई की बात करें तो 110 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। चमोली में अलकनंदा किस स्थान से आती है? भागीरथी तो उत्तरकाशी से आ रही थी, भिलंगना आपके टिहरी से आ रही है, जो प्रमुख नदियां हैं। इसी प्रकार अलकनंदा चमोली के संतोपत शिखर में जो अलकापुरी बांग ग्लेशियर है और उसके समीप जो संतोपत ताल है वहां से निकलती है। ठीक है, अलकापुरी बांग ग्लेशियर कुछ जगहों पर देता है, कुछ जगहों पर संतोपत ताल देता है। अलकनंदा को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? शुरुआत में अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहते हैं और अलकनंदा का ही एक प्राचीन नाम है हिरण्यवती। क्वेश्चन आता है, भारतीय इतिहास में किस नदी को हिरण्यवती कहा गया है? अलकनंदा को। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है अलकनंदा की? अगर हम बात करें देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर है। ठीक है, अलकनंदा में केशव प्रयाग में कौन सी नदी का संगम होता है? तो केशव प्रयाग में अलकनंदा के साथ सरस्वती नदी संगम कर लेती है। सरस्वती नदी की बात करें, सरस्वती नदी आपके कॉमेट पर्वत पर रत्ताकोना नामक जगह है, वहां पर एक ताल है जिसे हम कहते हैं देवताल, यहां से निकलती है आपकी सरस्वती नदी। कहां से आती है? कामेट पर्वत से आती है, देवताल से आती है। और केशव प्रयाग में यह सरस्वती अलकनंदा के साथ संगम कर लेती है। ठीक है, पंच प्रयाग में ऊपर से नीचे के क्रम में प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है। यहां पर अलकनंदा से कौन सी नदी आकर मिलती है? तो पंच प्रयागों में जो पहला प्रयाग है वो विष्णु प्रयाग है। देखिए, दो क्वेश्चन बनते हैं प्रयागों को लेकर के। जो आपके मैक्सिमम प्रयाग हैं वो अलकनंदा संगम करती है जब दूसरी नदियों के साथ वहां पर प्रयाग बने हैं, जैसे देव प्रयाग बना, केशव प्रयाग बना, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इस तरीके से। अगर आपके पास क्वेश्चन आए अलकनंदा पर बनने वाला पहला प्रयाग कौन सा है, तब आप कहेंगे केशव प्रयाग। और अगर कहेगा पंच प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा है, केशव प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। पंच प्रयागों में पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग है। ठीक है, क्रम आपको पता होना चाहिए, कई बार हमने इसके क्रम को देखा है। सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग है, फिर आपका नंद प्रयाग है, फिर आपका कर्ण प्रयाग आता है, फिर आपका रुद्र प्रयाग है और फिर आपका देव प्रयाग है। वन का रुद्र देव, इस तरीके से आप इनको याद करेंगे क्रम के तौर पर, ऊपर से लेके नीचे के तौर पर। तो अलकनंदा नदी जो पहला पंच प्रयाग बनाती है वो विष्णु प्रयाग है। यहां पश्चिमी धौली गंगा से संगम होता है इस जगह पर और विष्णु प्रयाग यहां पर बनता है। ठीक है, जो पश्चिमी धौली गंगा है, अगर हम इसकी बात करें, ये कहां से आती है? धौलागिरी में जो कुनगुल श्रेणी है वहां से निकलती है आपकी पश्चिमी धौली गंगा। गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गिरथी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी सहायक नदियां किसकी हैं? पश्चिमी धौली गंगा की है। और पश्चिमी धौली गंगा खुद किसकी सहायक नदी है? तब आप कहेंगे ये अलकनंदा की सहायक नदी है। देवप्रयाग के बाद ब्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? देवप्रयाग के बाद जैसा हमने ऊपर देखा, जो भागीरथी है अलकनंदा से संगम करने के बाद गंगा के नाम से बहती है। गंगा के नाम से बहते हुए पौड़ी के ब्यास घाट के नजदीक इस पर मिलने वाली जो प्रमुख नदी है वो नयार नदी है। नयार नदी भी दो शाखाओं से मिलकर बनती है, एक आपकी पूर्वी नयार और एक आपकी पश्चिमी नयार। पूर्वी और पश्चिमी इन दोनों नयार नदियों का संगम सतपुली के नजदीक होता है। ठीक है, और उसके बाद ब्यास घाट में आकर ये गंगा से संगम कर लेती है। जो पूर्वी नयार नदी है वह आपके दूधातोली श्रृंखला में जो जखमूली धार श्रेणी है वहां से आती है और पश्चिमी नयार आपके दूधातोली श्रेणी के उत्तर पश्चिमी हिस्से से निकलती है। ठीक है, दोनों का जो उद्गम है वो दूधातोली श्रृंखला है, दोनों का संगम सतपुली के नजदीक होता है। नेक्स्ट है
फूलों की घाटी में बहने वाली भ्यूंडार नदी, जिसे पुष्पावती भी कहते हैं, कहां से आती है? तो फूलों की घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तब आप कहेंगे भ्यूंडार नदी, जिसे पुष्पावती नदी भी कहते हैं, और यह आपके पुष्पतोया ताल से निकलती है। पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी रामगंगा की बात करें, जिसे रथवाहिनी या राटवाहिनी कहा जाता है। टोटल लंबाई इसकी 155 किलोमीटर है। उत्तराखंड में यह नदी दूधातोली श्रृंखला से निकलती है, और बिरमा, गागस, बीनो ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, बिरमा नदी, गागस नदी और बीनो नदी। जैसा मैंने आपको कहा कि इसे रथवाहिनी भी कहते हैं, राटवाहिनी भी कहते हैं, इसके अलावा इसे रीथिया नदी भी कहा जाता है। ठीक है, जो कालागढ़ बांध बना हुआ है पौड़ी में, वो इसी पश्चिमी रामगंगा पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोसी नदी कहां से निकलती है? तो कोसी नदी के बारे में हमने ऊपर बात भी करी थी। इसी को धान का कटोरा कहते हैं, इसकी घाटी को। कोसी नदी आपके कौसानी के निकट से आती है। ठीक है, कौसानी के निकट जो आपका धार पानीधार नामक जगह है, वहां से निकलती है कोसी नदी। कोसली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कोसी नदी को अल्मोड़ा की जीवनदायिनी नदी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, किस नदी को अल्मोड़ा की जीवनदायिनी नदी कहते हैं? तब आप कहेंगे कोसी नदी को। ठीक है, कौसानी के नजदीक जो धार पानीधार नामक जगह है, विंसर पहाड़ियों पर, वहां से आती है ये। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे देवगाड़ किसकी है? कोसी नदी की। इसके अलावा मिनोलगाड़ और इसके अलावा सुमालीगाड़, ये तीनों सहायक नदियां कोसी की सहायक नदियां हैं। नैनीताल के चोरगलिया के पास से कौन सी नदी आती है? तो नैनीताल के चोरगलिया नामक जगह से नंदौर नदी आपकी निकलती है। नैनीताल और उधम सिंह नगर का यह बॉर्डर बनाती है, और फिर उसी सीमा पर जो नानक सागर बांध है, वहां ये चली जाती है। राज्य की सबसे पूर्वी नदी काली का उद्गम स्थल है। तो राज्य की सबसे पूर्वी नदी भी है काली, और सबसे लंबी नदी भी है काली। यह आपके पिथौरागढ़ के काला पानी से आती है। ठीक है, पिथौरागढ़ में जो काला पानी है आपका, ब्यास आश्रम इसके नजदीक है, वहीं से निकलती है आपकी काली नदी। शुरुआत में इसे काला पानी गाड़ या काली गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी भी इसी का नाम है। भारत और नेपाल का ये सीमा बनाती है, जैसा हमने ऊपर देखा। काली की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? काली नदी जैसा हमने देखा पिथौरागढ़ से आती है, उसके बाद चंपावत में जाती है। चंपावत में टनकपुर से ये नेपाल में एंटर कर जाती है। 252 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है, और इसके जल को अपवित्र माना गया है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उसमें कुठियांगटी जो इसकी पहली सहायक नदी है। आपके पास क्वेश्चन आता है, काली में मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन है? उसकी कुठियांगटी। और अंतिम कौन है? लधिया नदी। इसके बीच में धौली गंगा और गौरी गंगा, सरयू, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? काली गंगा की। ठीक है, कुठियांगटी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? कुठियांगटी काली में मिलने वाली पहली सहायक नदी है। कुठियांगटी का जो उद्गम होता है वो जैक्सर श्रेणी से होता है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं संगचुमना, निरकूट और थुमका, यह काली की सहायक कुठियांगटी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, लिस्सर, नानदारमा, सेलायांगटी, कंचुतिच आदि किसकी सहायक नदियां हैं? अभी हमने कुठियांगटी की सहायक नदियों को देखा। उसी प्रकार काली की दूसरी सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा, और इसकी सहायक नदियों के नाम यहां पर आपको दिए गए हैं। पूर्वी धौली गंगा की अगर हम बात करते हैं, पूर्वी धौली गंगा खेला नामक जगह पर काली के साथ संगम कर लेती है। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियों में इनके नाम आपको याद करने हैं। अगला है, गोरी नदी कहां से निकलती है? गोरी नदी या जिसे गोरी गंगा कहा जाता है, यह आपके मिलम ग्लेशियर से आती है। और इन दोनों का, ये जो गोरी नदी है ये भी काली की सहायक नदी है, और इन दोनों का जो संगम होता है पिथौरागढ़ के जौलजीवी नामक जगह पर होता है। और इन्हीं दोनों के संगम पर स्थित है जौलजीवी, और यहीं पर लगता है एक प्रसिद्ध मेला जौलजीवी मेला। क्वेश्चन आता है, जौलजीवी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है, या जौलजीवी नामक जगह पर किन नदियों का संगम होता है? ठीक है, जो जौलजीवी मेला है 100 साल से ज्यादा पुराना मेला है। 1914 में इसकी शुरुआत होती है। गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा इस मेले को शुरू किया गया था। ठीक है,
गोरी नदी की सहायक नदियां पूछी जाती हैं। इसकी 2-3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे एक है आपकी रमलगाड़, इसके अलावा एक है आपकी मदकानी, मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी अलकनंदा की है, ये मदकानी है, और एक है आपकी गोनखा गाड़। किसकी सहायक नदियां हैं? गोरी गंगा की। सरयू और काली का संगम कहां पर होता है? तो सरयू नदी सबसे प्रमुख नदी है और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है कुमाऊं की। काली नदी को सबसे ज्यादा जो जल लाकर देती है वो सरयू देती है। इन दोनों का जो संगम होता है वो चंपावत के पंचेश्वर में इनका संगम होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है काली को सबसे ज्यादा जल किस नदी से प्राप्त होता है? आप कहेंगे सरयू। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो भी आप कहेंगे सरयू। ठीक है, आती कहां से है सरयू नदी? सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से आती है। ठीक है, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और फिर पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर ये बनाती है। टोटल इसकी लंबाई 146 किलोमीटर है। चंपावत में, पंचेश्वर में ये सरयू काली से संगम कर लेती है। ठीक है, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? सरयू तो काली की सहायक नदी है, कहां से आती है, कहां पर मिलती है, हमने उसको देखा। सरयू की भी एक प्रमुख सहायक नदी है और वो है आपकी पूर्वी रामगंगा। जो पूर्वी रामगंगा है वो सरयू की सहायक नदी है, और जो रामेश्वर तीर्थ है आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, वहां पर ये सरयू के साथ संगम करती है। कौन? पूर्वी रामगंगा। ठीक है, पूर्वी रामगंगा की उद्गम अगर हम बात करें कहां से होता है, इसका उद्गम पॉन्टिंग ग्लेशियर और नामिक ग्लेशियर दोनों को माना गया है, दोनों जगहों से ये आती है। अगर आपको सिर्फ एक विकल्प चुनना हो तो आप नामिक को सिलेक्ट करेंगे। भुजपत्री गाड़, काला पानी गाड़, बेरल गाड़, गरगतिया आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी पूर्वी रामगंगा की हैं। ठीक है, गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये तीनों की तीनों सरयू की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सरयू खुद काली की सहायक नदी है, सबसे ज्यादा जल लाकर देती है, लेकिन सरयू की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें ये 3 प्रमुख हैं, और इन तीनों में सबसे प्रमुख है गोमती नदी। गोमती नदी सरयू की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से आती है और बागेश्वर मुख्य शहर में सरयू से संगम कर लेती है। ठीक है, मानस खंड के अंदर सरयू नदी को गंगा और गोमती नदी को यमुना कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है काली नदी में मिलने वाली राज्य की अंतिम नदी कौन सी है? तो काली नदी उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी नदी है, उसमें मिलने वाली आखिरी नदी है उत्तराखंड की लधिया नदी। लधिया नदी काली नदी से चंपावत में मिलती है और उसके बाद वो कहां चली जाती है? काली नदी नेपाल में एंटर कर जाती है। तो काली में मिलने वाली पहली नदी कुटियांगटी है और आखिरी नदी आपकी लधिया नदी है। क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन के 50 और क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया, और अब हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 450 क्वेश्चंस को हम अतिरिक्त तथ्यों के साथ एक क्विक रिवीजन फॉर्मेट में कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।